हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक फिर से नया वीडियो लेके आ रहे हैं आपके सामने में। और आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारे पास एक प्लेन वॉल होता है उसमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है अगर हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी वेरी कर रहा होगा। आप बोलोगे यार ये आदमी क्या करते रहता है, ये सारी चीजें मुझे पता होती है पहले से, इसका वीडियो देख के मैं क्या करूंगा। जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट, यू विल डेफिनेटली फाइंड समथिंग न्यू। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर मैं प्लेन वॉल के बारे में बात करता हूं, तो देखिए ये हमारे पास प्लेन वॉल है। आपको दिखता जरूर ऐसा है लेकिन एग्जैक्टली में प्लेन वॉल नहीं है, ये इसका फ्रंट व्यू है। एग्जैक्टली में प्लेन वॉल कैसा होता होगा, दिस इज द प्लेन वॉल। ये आपके पास क्या होगा, प्लेन वॉल होगा। ये इस तरीके का आपके पास होगा, आप इसको गौर से देख सकते हो। ठीक है क्या, इस तरीके का आपका प्लेन वॉल होगा। लेकिन मुझे पूरे डायग्राम से मतलब नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ क्या बना रहा हूं आपके सामने में, इसका एक फ्रंट व्यू बना रहा हूं। तो मैंने बोला कि अगर हमारे पास एक प्लेन वॉल है तो ठीक है, ये मेरे पास एक प्लेन वॉल है और लेंथ वगैरह जो भी देना है दे दीजिए। ये हमारे पास प्लेन वॉल है, लेंथ मान लीजिए कि इसका L है। तो मेरा सिंपल सा सवाल आपसे है कि इसमें टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होने वाला है। अब टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर करेंगे तो आपको पता है, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि प्लेन वॉल क्या है। ये क्या सॉलिड है, ये क्या लिक्विड है या गैस है? क्या मजाक करते हो सर? यस, आपने सही सोचा, ये एक सॉलिड है। ये क्या है, एक सॉलिड है, सॉलिड है। और मैंने आपको बोला है कि सॉलिड जो होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं। क्योंकि अगर कोई आपको बोलता है ना कि हमारे पास एक प्लेन वॉल है, बताइए टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, फिर से आप फंस जाएंगे। अगर आपने रट्टा मारा है आप फिर से फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे? क्योंकि जब आपके पास कोई सॉलिड्स बोलता है ना, तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि सॉलिड्स का सिंपल सा मतलब होता है कि सॉलिड्स दो तरीके के होते हैं। और अगर आपके पास नॉन मेटालिक सॉलिड्स है, अगर आपके पास नॉन मेटालिक सॉलिड्स है ना, अगर आपके पास नॉन मेटालिक सॉलिड है तो उसके बारे में आपने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में कि नॉन मेटालिक सॉलिड्स में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो तो आपके पास के का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। लेकिन अगर आपने मेटालिक सॉलिड लिया है तो मेटालिक सॉलिड में अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है तो आपका के का जो वैल्यू है ना वो डिक्रीज कर जाता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि टेम्परेचर किस तरीके से वेरी करेगा हमारे पास अगर सॉलिड्स में हमारे पास कोई भी हीट का फ्लो होता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर है T1 और यहाँ पे टेम्परेचर आपके पास क्या है T2। और मैं आपको बताऊं, आपने बिल्कुल सुना होगा, बहुत सारे किताबों में देखा होगा, पर आपने ऐसे कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से चीजें चलती है। या तो आपने याद की होगी लेकिन आपने मैथमेटिकली 95% भारतीय जनता ने तो निश्चित रूप से इसको मैथमेटिकली कभी भी डिराइव नहीं किया होगा। देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं कि सर जी बात ठीक है, ये जो पूरा प्लेन वॉल है ना उसके लिए जनरली हम लोग मान लीजिए कि मैं बोलता हूं कि K बराबर K0 प्लस अल्फा T है। ये सबसे पहली बात है कि आप एक लीनियर मॉडल को एडॉप्ट करते हो। किसको? आप एक लीनियर मॉडल को एडॉप्ट करते हो। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमारी जो प्लेन वॉल के अंदर में हमारी थर्मल कंडक्टिविटी जो वेरी कर रही है ना वो लीनियरली वेरी करेगी। बोला बहुत बढ़िया बात है। तो मुझे सोच के बताइए कि अगर कोई आपसे छोटा सा सवाल ये पूछता है कि आपके पास है नॉन मेटालिक सॉलिड्स, आपके पास क्या है, नॉन मेटालिक सॉलिड्स, नॉन मेटालिक सॉलिड्स। तो नॉन मेटालिक सॉलिड्स में आपके पास अल्फा का वैल्यू क्या होने वाला है? देखिए आपको पता है कि K बराबर K0 प्लस अल्फा T। और आपको पता है कि नॉन मेटालिक सॉलिड्स में जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K बढ़ेगा। और अगर आपको K बढ़ाना है ना तो टेम्परेचर इंक्रीज के साथ तो अल्फा का वैल्यू निश्चित रूप से पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि अगर अल्फा पॉजिटिव नहीं हुआ ना तो टेम्परेचर बढ़ाने से K का वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा। इसका मतलब है कि फॉर नॉन मेटालिक सॉलिड अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन 0, या आप ऐसा बोल सकते हो कि अल्फा इक्वल टू आपके पास पॉजिटिव होने वाला है। बोला ग्रेट। बट अगर हम बात करते हैं मेटालिक सॉलिड्स की, अगर हम बात करते हैं मेटालिक सॉलिड्स की, तो आपको क्या लगता है, यहां पे देखिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K घटना है, और अगर K घटना है टेम्परेचर बढ़ाने से तो K0 तो कांस्टेंट रहेगा ना। लेकिन अगर अल्फा नेगेटिव हो गया तो टेम्परेचर बढ़ाने से K का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। इसका मतलब है कि अल्फा जो होने वाला है वो लेस देन 0 होने वाला है। अगर हमारे पास अल्फा नेगेटिव हो गया तो ये बिल्कुल सही बात है। किसके केस में होगा, मेटालिक सॉलिड्स के केस में। आप यहाँ पे अल्फा को वो मत समझिए जो आपने पहले समझा है। बहुत सारे लोग अल्फा को थर्मल डिफ्यूजिविटी समझ रहे हो। नो 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 नो, अल्फा इज सिंपली ए कांस्टेंट, अल्फा इज सिंपली ए कांस्टेंट। आप चाहते तो कुछ और भी ले सकते थे पर जनरली आप लोगों ने अल्फा के टर्म में देखा हुआ है, इसलिए मैंने भी यहाँ पे क्या ले लिया है, अल्फा ले लिया है। और अगर मान लीजिए कि अगर अल्फा बराबर 0 हो गया तो K बराबर क्या हो जाएगा, बोलिएगा K बराबर आपके पास K0 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा तो आपने 0 ले लिया है। याद रखिएगा नॉन मेटालिक सॉलिड्स में अल्फा पॉजिटिव, मेटालिक सॉलिड्स में अल्फा नेगेटिव। और जब अल्फा बराबर 0 हो जाएगा तो K बराबर K0 होगा। ये आपके पास आइडियल सॉलिड बॉडी हो जाती है, या आइडियल सॉलिड बोलिए या होमोजीनियस बॉडी बोल सकते हैं, होमोजीनियस बॉडी बोल सकते हैं।
मतलब कि अगर आपके पास ये तीनों के तीनों केस आपके पास पता है, एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है। हीट ट्रांसफर पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप सिंपल रट रहे हैं कि ये होता है वो होता है। अगर आपको फील नहीं है, चीजों का कोई मतलब नहीं है, बिलीव मी, ठीक है। आप बोला सर जी ये बात तो मैं समझ गया, पर मेरे को तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जानना है ना। बिल्कुल सही बात है, आपने बोला कि अगर मेरे पास मान लीजिए यहाँ से QX डॉट एनर्जी गया है और यहाँ से मान लीजिए कि Q डॉट X प्लस DX एनर्जी आपके पास निकला है, तो आपको पता होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि जो भी एनर्जी आएगी ना वही एनर्जी बाहर जाएगी, बाकी कुछ भी नहीं हो सकता है। आप मानते हो कि जब आप इस तरह की चीजों को डिराइव करते हो तो आप कुछ एजम्पशंस लेते हो, और एजम्पशंस क्या है, बहुत जरूरी है। आप एजम्पशंस क्या मानते हो कि नो हीट जनरेशन। मैं मान रहा हूं कि कोई भी हीट जनरेट नहीं हो रहा है पूरे बॉडी में, और हमारे पास स्टेडी स्टेट है। हमारे पास क्या है, ये स्टेडी स्टेट है। टाइम के साथ हमारा कुछ भी चेंज आपके पास नहीं होने वाला है। और थर्ड मान लीजिए कि 1D में बोल रहा हूं इस पूरी की पूरी चीजों को। मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताइए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि जो भी इस दुनिया में आया है वही इस दुनिया से जाएगा। मतलब जितना एनर्जी आएगा, एनर्जी आया QX डॉट, और एनर्जी गया कितना, QX प्लस DX। मतलब मान लीजिए कि मैं छोटे से पार्ट में बात कर रहा हूं। मान लीजिए कि छोटा सा DX, अगर मैं इसको DX ही मान लेता हूं, तब की बात कर रहा हूं। उससे आप टेंशन मत लीजिए, कोई भी लेंथ ले सकते हैं आप लोग, QX प्लस DX। लेकिन सर जी आपको क्या पता कि सारी की सारी एनर्जी निकल गई है? हाँ, हो सकता है कि कुछ ना कुछ एनर्जी में इंटरनल एनर्जी को भी चेंज किया होगा, लेकिन आप तो पहले से स्टेडी मान के बैठे हो। इसका मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। इसका मतलब कि जितना हीट आया होगा ना, उतना ही हीट आपके पास बाहर गया होगा। इसका मतलब कि Q डॉट जो होने वाला है ना, वो आपके पास कांस्टेंट होने वाला है, और निश्चित रूप से कांस्टेंट होने वाला है, इस बात में मुझे कोई डाउट नहीं है। मतलब कि ये तो आपको पहले से ही पता है, लेकिन वो कहां से आता है? आपने जब कभी भी हीट ट्रांसफर पढ़ा होगा तो ये आपको बताया गया होगा कि किसी भी प्लेन वॉल में QX डॉट मतलब हीट ट्रांसफर रेट हमेशा कांस्टेंट होता है। कहां से आता है? फर्स्ट लॉ से। और ऐसे नहीं होता है, जब आप स्टेडी मानोगे, नो हीट जनरेशन मानोगे, तब जाके सारी की सारी चीजें आपके पास आने वाली है। बोला बहुत बढ़िया बात है, पर हमें तो इस चीजों से मतलब ही नहीं है। मुझे तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जानना है, और आपने बिल्कुल सही बोला है। आपको क्या जानना है? आपको जानना है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या आप टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हो क्या? यस और नो बहुत ही आसानी से बता सकते हो। आपको क्या लगता है कि अगर आप टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो फिर आपको कौन सा लॉ लगाना पड़ेगा? फोरियर्स लॉ लगाना पड़ेगा। और फोरियर्स लॉ कैसे लगेगा, यहां पे ध्यान से देखिए। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे फोरियर्स लॉ लगा दिया, तो आपको क्या पता है कि फोरियर्स लॉ बराबर क्या होता है? Q बराबर माइनस के dt बाई dx। सही है क्या? और जैसे Q डॉट बराबर माइनस के dt बाई dx आ गया, मैंने बोला कि ये Q डॉट का वैल्यू तो लेकिन कांस्टेंट है आपके पास, तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि K को क्या लिख सकते हैं? क्या K नॉट प्लस अल्फा टी लिख सकते हैं? ये कहां से लिखा? यही तो लीनियर मॉडल आपने माना था। और जैसे आपने ये लिख दिया, अब यहाँ पे आपके पास dt बाई dx है। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों तरफ आप क्या कर रहे हैं? इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो पता है क्या होगा? Q डॉट का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। और आप माइनस a को कॉमन ले लीजिए। आप मुझे बताइएगा कि अगर आप k नॉट प्लस अल्फा टी को u मानते हो, तो आपने इसको सबसे पहले छोड़ दिया, तो dt बाई dx को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? d2t बाई dx स्क्वायर, और प्लस अब एक बार आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा dt बाई dx, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा? dt बाई dx। मतलब कि अगर आपने इसको इक्वेट किया तो आपको क्या लगता है? आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? d2t बाई dx स्क्वायर, और इनटू हो जाएगा k नॉट प्लस अल्फा t इक्वल टू माइनस अल्फा dt बाई dx का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप निकालना क्या चाहते हो? मैं निकालना चाहता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d2t बाई dx स्क्वायर, और d2t बाई dx स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है माइनस अल्फा dt बाई dx का होल स्क्वायर, माइनस अल्फा dt बाई dx का होल स्क्वायर इनटू k नॉट प्लस अल्फा t। आप मुझे बताइए, और बहुत ध्यान से बताइए, कि आपको पता है कि हमेशा मैंगो में मैंगो ऐड किया जाता है, एप्पल में एप्पल ऐड किया जाता है। मतलब कि अगर ये k नॉट है और थर्मल कंडक्टिविटी है, तो अल्फा टी कुछ नहीं हो सकता है, ये भी आपके पास k ही होने वाला है, क्योंकि k में ही k को ऐड किया जाएगा। आप बोलोगे सर जी ये जो पूरा टर्म है ना, ये जो पूरा टर्म है k नॉट प्लस अल्फा टी कैन नेवर बी नेगेटिव। मैं ऐसा बोल रहा हूं, कैन नेवर बी नेगेटिव। आप बोलोगे ऐसा जरूरी नहीं है,
आप बोलोगे कैन नेवर बी निगेटिव, ऐसा मैंने बोला, लेकिन आप बोलोगे ये आदमी इतना कॉन्फिडेंट कैसे है, ऐसे कैसे बोल सकता है कि के नॉट प्लस अल्फा टी का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है। मान लो सपोज कि अल्फा निगेटिव हो गया और बड़ा लार्ज नंबर हो गया, तो भी ये निगेटिव नहीं होगा क्या? तो भी नहीं होगा, सच मानिए। क्यों? क्योंकि अल्फा टी का वैल्यू कुछ भी होगा ना, लेकिन वो थर्मल कंडक्टिविटी ही की वैल्यू होगी, और थर्मल कंडक्टिविटी में थर्मल कंडक्टिविटी जोड़ेंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी भी आएगा, और थर्मल कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट्स व्हाई इट कंक्लूडेड दैट थर्मल कंडक्टिविटीज वैल्यू कैन नेवर बी द नेगेटिव। मतलब ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, और ये तो आपके पास स्क्वायर में है, तो ये भी आपके पास पॉजिटिव भी होने वाला है। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों D2, अगर आप बात करते हो नॉन मेटालिक सॉलिड्स की, गौर से समझिएगा, अगर आप बात करते हो नॉन मेटालिक सॉलिड्स की, तो उसके लिए अल्फा का वैल्यू आपने बोला है ग्रेटर देन 0 होता है। अगर आपने यहाँ पे अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 पुट कर दिया, तो d2t/dx² का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि ये तो अल्फा भी पॉजिटिव माना है, तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास? निगेटिव निगेटिव। डब्बे में बंद कर दे रहा हूं इसको मैं, मतलब कि d2t/dx² का वैल्यू आपके पास निगेटिव आ गया। अगर आपने मेटालिक सॉलिड्स माना है, अगर आपने मेटालिक सॉलिड्स माना है, तो यहाँ पे अल्फा बराबर क्या होता है? मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, निगेटिव, और ये पॉजिटिव और माइनस हो जाएगा अगर अल्फा, तो पूरा का पूरा d2t/dx² क्या हो जाएगा? d2t/dx² आपके पास पॉजिटिव होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। और अगर मान लीजिए अल्फा 0 हो गया, तो अगर आपके पास अल्फा 0 हो गया, तो पूरा का पूरा d2t/dx² आपके पास क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। हमने यहाँ पे 3 रिजल्ट फ्लैश किए हैं। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी तीनों रिजल्ट का मतलब क्या है? जस्ट ए सेकेंड, और आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको मिटाने की इजाजत मांगूंगा, और मैंने इसको मिटा दिया ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह हो जाए। अब देखिएगा, बस 2 मिनट का कंसेप्ट, और ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्रैक हो गया है हमारे पास। अब देखिएगा, आपने बोला कि सर जी जो d2t/dx² आपने निकाला है, इससे क्या पता चलता है? अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कभी भी किसी भी चीज का जो डबल डेरिवेटिव होता है ना, वो उसके कर्वेचर के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? कर्वेचर के बारे में बताता है। जैसे अगर कभी कोई आपको बोलता है कि आपके पास एक ग्राफ है ऐसा, इसका मतलब इसका यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे मिनिमा होने वाला है। कोई बोलता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है भाई साहब, तो आप बोलते हो कि यहाँ पे मैक्सिमा होने वाला है। सब लोगों को क्लियर है क्या? लेकिन आपने कभी सोचा है कि जब कभी भी मैक्सिमा होता है, तो याद करिए पुराने दिनों को, कि आपको बताया क्या होगा कि कभी भी अगर मैक्सिमा होगा ना, तो उसका डबल डेरिवेटिव जो होता है d2y/dx² का वैल्यू हमेशा निगेटिव आना चाहिए। आपको बताया क्या होगा? और कभी भी अगर मिनिमा होता है, तो d2y/dx² का वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए। ये आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया है। अगर इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करें, तो हमें तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, और हमने टेम्परेचर का डबल डेरिवेटिव निकाल लिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं ये प्लेन वॉल बनाता हूं, बहुत ध्यान से समझिए, अगर आपके पास यहाँ पे T1 है और यहाँ पे T2 है आपके पास, तो मुझे बताइएगा कि अगर आपके पास पहला नॉन मेटालिक सॉलिड्स की बात करेंगे, तो d2t/dx² निगेटिव है। इसका मतलब क्या? मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम ग्राफ कैसा बनता है? अम्ब्रेला टाइप का बनता है। कैसा है ये? अम्ब्रेला। और मिनिमा कैसा बनता है? इन्वर्टेड अम्ब्रेला, उल्टा छाता, इन्वर्टेड अम्ब्रेला। आप बोलो सर जी इसमें क्या मतलब है? बिल्कुल मतलब है। आप मुझे बताइएगा कि अगर मैंने अल्फा बराबर अगर 0 हो गया, तो d2t/dx² है, और जब d2t/dx² 0 हो जाता है, इसका क्या मतलब है? स्ट्रेट लाइन होने वाला है। और एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होने वाला है, ऐसा स्ट्रेट लाइन होने वाला है। एक कर्व मैंने ऐसा बना दिया, देखिए एक कर्व ऐसा बना दिया। अच्छा, ये कर्व को गौर से देखिएगा, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कैसा बना रहा हूं मैं, और एक और कर्व ऐसा बना दिया मैंने, ऐसा। आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा बना रहा हूं मैं? आप सोच के बताइए कि कौन सा कर्व होगा। आप देखिए ये वाले कर्व को देखिएगा ना, आपको लगेगा कि ये छाता बन गया है, मतलब अम्ब्रेला बन गया है। मतलब इस केस में निगेटिव होना चाहिए डबल डेरिवेटिव, और डबल डेरिवेटिव निगेटिव किसमें आया है मुझे बताइएगा? जब अल्फा ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये वाला अल्फा ग्रेटर देन 0 के लिए, ये अल्फा 0 के लिए। और इन्वर्टेड छाता किसमें बना है मुझे बताइएगा? अल्फा लेस देन 0 के लिए, अल्फा लेस देन 0 के लिए। आपने ये डायग्राम निश्चित रूप से बहुतों बार देखा होगा, जिस किताब में देखिए छाप देते हैं लोग, पर कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों बनता है? दिस इज द रियल मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ द सिंपल कंसेप्ट। अगर आपको बातें समझ में आई है, वेल एंड गुड। अगर आप पहले से जानते थे, अप्रिशिएट योरसेल्फ, मजा करिए। अगर आप नहीं जानते हैं, आज से जान लीजिए। थैंक यू वेरी मच।